नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान के बारे में, जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन आर्टिकल 15(5) में मिले छूट का लाभ इन बच्चों पर लगाने के बदले उनका लाभ कहीं इतर प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं धर्म के धंधेबाज। ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन विशप के निवास पर छापा मारा। इससे अल्पसंख्यक शिक्षा में दिए जा रहे अनुदान या सरकारी सहायता के बारे में सोचना पड़ रहा है। जो पैसे अल्पसंख्यकों के नौनिहालों के शिक्षा और उनके शैक्षणिक स्तर के विस्तार के लिए खर्च होने चाहिए, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। चाहे मिशनरियों से संबंधित स्कूल हों या मदरसे, सब पर सरकार की कड़ी निगरानी की जरूरत है। जबलपुर से सामने आए ऐसे मामले पर राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो का कहना है कि अनुच्छेद 15(5) में गरीब बच्चों को एडमिशन देने से छूट मिली है, जिसको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के फायदे मिले हुए हैं। वे वास्तव में अपने समुदाय की सेवा में उतने योगदान नहीं दे रहे जितने की वे लाभ ले रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए जो गरीब बच्चों को अपने स्कूल में दाखिला न देकर बचा रहे हैं, इसका इतर गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका प्रमाण जबलपुर से मिला है। सुनिए प्रियंका कानूनगो का क्या कुछ कहना है। कि जिन संस्थाओं को संविधान के अनुच्छेद 15(5) में गरीब बच्चों को एडमिशन देने से छूट मिली, जिनको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होने के फायदे मिले हुए, वो वाकई में कम्युनिटी की, समाज की, अल्पसंख्यक समुदाय की सेवा में उतना योगदान नहीं दे रहे हैं जितना वो लाभ अर्जित कर रहे हैं। और ये हजारों करोड़ रुपए जो वो गरीब बच्चों को अपने स्कूलों में दाखिला ना देकर बचा रहे हैं, उनका इतर गतिविधियों में उपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रमाण जबलपुर में सामने आया। प्रियंका कानूनगो के बयान में इतर इस्तेमाल की बात को अगर धन परिवर्तन से जोड़ दिया जाए तो इस संबंध में सेंट जॉन चर्च भोपाल के फादर डॉक्टर अनिल मार्टिन का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मिशनरियां सेवा के लिए होती हैं, धर्म परिवर्तन नहीं कराती। सुनिए जरा। धर्मांतरण से जुड़ा हुआ मामला है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि धर्मांतरण मसीह समाज नहीं कर रहा है और न ही धर्मांतरण पर किसी प्रकार का विकेंद्रीकरण हमारा है। इस प्रकार के आरोप आज से नहीं लग रहे हैं, वर्षों से लग रहे हैं। जब किसी भी प्रकार की एक छोटी सी भी घटना होती है तो उसको धर्मांतरण से जोड़ दिया जाता है और वो निरीह लोग, वो गरीब लोग, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो केवल चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह से सहायता चाहते हैं, उनके ऊपर में इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। और मैं आपको फिर इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आज भारतवर्ष के सेंसस और मध्य प्रदेश के सेंसस में 2% भी मसीह लोग नहीं, क्रिश्चियन लोग नहीं हैं। हमारी शिक्षण संस्थान, हमारे अस्पताल, हमारे बोर्डिंग्स, हमारे संस्थाएं जिसमें केवल 1% मसीह बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, 99% गैर मसीह लोग होते हैं और कभी भी उनको धर्मांतरण के लिए कभी ना प्रोत्साहित किया गया, ना ही प्रेरित किया गया और ना ही उन्हें इस प्रकार की बातों से कोई प्रलोभन दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि आर्टिकल 15(5) में क्या कुछ कहा गया है इस ग्राफिक्स के माध्यम से। आरक्षण को लेकर एक विशेष व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन को लेकर आरक्षण जायज ठहराया गया है। सरकार की मदद से चलने वाले या गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान दोनों इस दायरे में आते हैं। इस व्यवस्था से केवल अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक संस्थान जैसे मदरसे ही बाहर हैं। इसी बात का जिक्र किया राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने। और अब समय आ गया है कि इसमें बदलाव हो, ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई हो
जबलपुर की घटना पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कुछ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि इन सारे मामलों को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो या बाकी गैरकानूनी गतिविधियां या धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर करने नहीं दी जाएगी। सुनिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है इस पर। इन सारे मामले को भी हम ईओडब्ल्यू को सौंप रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैर कानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का इस प्रकार की चीजें करे, ये गलत है। इसमें धार्मिक, ये तो जो बात गैर कानूनी है, इरेगुलर है, इसमें धर्म से क्या लेना देना। तो बात को अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के बयान पर जो कमलनाथ ने बयान दिया है उसको राजनीतिक रंग ही कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर तंज कसा है। जैसा कि अभी आपने सुना कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, इस प्रकार का कार्य करता है तो वह गलत है, जो गैर कानूनी है वह गैर कानूनी है। बीजेपी हर मुद्दे को धार्मिक मुद्दा बनाना चाहती है, तो एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है कांग्रेस ने इसे। हालांकि इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि होती है तो इस पर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए कि हाँ, हम अपने संविधान की रक्षा कर सकें, अपने देश की रक्षा कर सकें और इस तरह के कोई भी काम ना होने पाए। लेकिन नहीं, यहाँ भी राजनीति होती है और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बैठे हैं दिनेश जैन जी, जो सचिव हैं विश्व संवाद केंद्र के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ डॉक्टर आनंद सिंह राणा, जो एचओडी हैं इतिहास विभाग के श्री जानकी रमन महाविद्यालय से। तो साथ ही साथ डॉक्टर अनिल मार्टिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं जैन साहब आपसे। जैसा कि ये अभी ईओडब्ल्यू का जो जबलपुर में छापा पड़ा है उसके बाद ये मुद्दा गर्म हुआ है कि जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं हैं अपने छूट का दुरुपयोग कर रही हैं, पैसा बना रही हैं और उसका इस्तेमाल कहां कर रही हैं, ये भी एक जांच का विषय है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस तरह के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में क्या सोचते हैं आप और विश्व संवाद केंद्र क्या सोच रहा है। धन्यवाद देवेंद्र जी। बहुत ही दुखद घटना है। अभी जैसा कि जबलपुर में देखा गया, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो बिशप थे उनके यहाँ लगभग 3 करोड़ रुपया ब्लैक मनी उनको इनकम टैक्स वालों को और गवर्नमेंट एजेंसीज को मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि किस प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से पैसा इकट्ठा करके और उसको धर्मांतरण के कार्यों में वर्षों से, लगभग 200 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, सन 1947 से पहले और सन 1947 के बाद से ही इस देश में लगभग नगण्य प्राय जो मसीह समाज की संख्या थी, क्रिश्चियन समाज की संख्या थी, नगण्य प्राय थी। कुछ विदेशों से जरूर आए थे। भारत के मूल में ये धर्म का कोई ज़्यादा संख्या नहीं थी। लेकिन आज ये देखें कि लगभग 2% के करीब हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की आबादी में क्रिश्चियन धर्म फैल चुका है। और ख़ासकर जो हमारे पिछड़े क्षेत्र हैं, जहाँ हमारे आदिवासी भाई रहते हैं या जहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ पर उनको किस प्रकार से प्रलोभन देकर, बहकाकर, अंधविश्वासों के माध्यम से, गलत कथाओं के माध्यम से, गलत उदाहरणों के माध्यम से उनको तरह तरह के प्रलोभन और धोखा दे करके उनको धर्म परिवर्तन की ओर ले जाया जाता है। मैं स्वयं अपने जीवन में इस प्रकार के कई लोगों से मिला हूं जिनको धोखा दे करके या प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन करवा लिया गया और बाद में उनके जो आश्वासन थे वो पूरे नहीं हुए,
ठीक है। तो वो बाद में अपनी परिस्थितियों पर दुखी थे, उस चीज के प्रति अफसोस जाहिर कर रहे थे। ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो देखा है कि आदिवासी क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में जो हमारा सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनको बहका फुसला कर जिस प्रकार से उनका धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और भी जो शैक्षणिक संस्थाएं खुली हुई हैं, जिनको हम समझते हैं या ये लोग कहते हैं कि ये मिशनरी स्कूल हैं और इनका उद्देश्य जो है वो केवल शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, ये एक भ्रामक बात है। वास्तव में मैंने देखा है कि एक एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में जो भोपाल में ही हैं, वो 30-30, 40-40 लाख रुपया पुस्तक विक्रेताओं से ब्लैक में लिया जाता है, इस बात के लिए कि उनके प्रकाशन की पुस्तकें या उनके दुकान से पुस्तकें उपलब्ध करवाने का ठेका दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से जूते सेल करने का, गारमेंट सेल करने का, ड्रेस सेल करने का स्कूल को। ठीक है, ठीक है सर, आपकी बात समझ में आ गई। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी इस तरह के शैक्षणिक संस्थान हैं वो अपने धन का दुरुपयोग धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं। आपके कहने का मूल चीज यही है शायद। तो हम यही बात लेकर के आप डॉक्टर अनिल मार्टिन जी के पास जाएंगे, जो फादर हैं सेंट जॉन चर्च भोपाल से। सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि अभी डॉक्टर दिनेश जैन ने माफ कीजिएगा दिनेश जैन जी ने कहा है कि जो इस तरह के शैक्षणिक संस्थान हैं ये कहीं न कहीं धर्मांतरण के कार्य में लगे हुए हैं, और इसका जो उदाहरण है जबलपुर से है। क्या कहेंगे आप? जी धन्यवाद डॉक्टर जैन साहब के लिए। जैन साहब ने जिन बातों का मुद्दा उठाया है, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में जा रहा है। एक पर्टिकुलर वो बात जो जबलपुर धर्मांतरण हुई है। मुख्य बात यह है सर कि जिन पिछले 2 बातों से आपने कहा समर्थन पूरे भारत में 200 वर्ष जी। डॉक्टर अनिल मार्टिन जी, आपकी जो आवाज है कट के आ रही है, तो थोड़े से नेटवर्क में अगर जो आप आ जाएंगे आ रही है। जी जी, अब ठीक है जी, अब सही आ रही है जी। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ये है 200 वर्षों से जो बात दी गई है कि 200 वर्षों से जो चिकित्सा के क्षेत्र पर जो काम किया है, आप आरंभ से उठा के देख लीजिएगा, जो अस्पताल के क्षेत्र में जो लोग काम करते थे क्रिश्चियन समाज शिक्षा के क्षेत्र में, आप मध्य भारत। ठीक है सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। अब ये दुरुस्त हो जाए तो फिर हम आपके पास आएंगे। आप नेटवर्क में आ जाइए और दुरुस्त हो जाए ये आपकी आवाज, तो फिर हम आपके पास प्रश्न लेकर के आएंगे। अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर आनंद सिंह राणा, जो एचओडी हैं इतिहास विभाग के श्री जानकी रमन महाविद्यालय से। सर, जैसे कि आर्टिकल जो है 15(5) की बात हो रही है, अनुच्छेद 15(5) की, जिसमें जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं उन्हें गरीब बच्चों के एडमिशन से अलग रखा गया है कि उनको छूट दी गई है। यह आरोप लग रहे हैं कि इस छूट का ये बेजा इस्तेमाल करते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन जिनके लिए ये पैसे कमाते हैं वहां पर इतर इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आर्टिकल जो अनुच्छेद 15(5) है वास्तव में वो कहता क्या है, और इसका गलत इस्तेमाल जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है वो किस तरह से कर सकते हैं। जी मेरी आवाज जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले तो ये जबलपुर में हुई ये घटना नहीं है, ये लूट है जी। और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो चार्जेस ठीक से आप देखेंगे तो वो उसी और इशारा करते हैं धोखाधड़ी जी। 1.65 करोड़ जो है 1.65 करोड़ का पाए गए,
$18,000 पाए गए, लगभग पौने 3 करोड़ का गबन पाया गया। 99 मुकदमे दर्ज हैं जी। और व्यक्ति जर्मनी घूम रहा है बिशप जी। ये कितना शर्मनाक है जी। और ये प्रश्न चिन्ह लगाता। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूं। 15(5) की समस्या नहीं है भाई साहब जी। सबसे बड़ी समस्या है आर्टिकल 29 और 30 जी, जिनमें अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है। जी। पूरे संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 7, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, जी। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, जी। ये सब समानता के अधिकार को दिखाते हैं। जी। उसके बावजूद जब से मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया और जब से वास्को डिगामा आया जी, तब से हिंदू और सनातन धर्मावलंबियों का धर्मांतरण की प्रक्रिया चलती रही। मगर दुख की बात यह है कि 15 अगस्त 1900 को स्वाधीनता मिलने के उपरांत इनको ब्रह्मास्त्र और दिए गए। वास्तव में स्वतंत्रता इनको मिली, हिंदुओं को स्वतंत्रता नहीं मिली। जी। 30(1) और 30(2) पर डालने की जरूरत है प्रकाश जी, जिसमें इनका इतना विशेषाधिकार है कि इनके मामले में प्रशासन भी और न्यायालय भी बोलने मना करता है। अल्पसंख्यक तक परिभाषा जानबूझकर नहीं की गई। इनका बस चले 6,000 यहाँ भारत पूरे विश्व में भाषाएं बोली जाती हैं जी, और 1,000 पंथ हैं जी, जी। आर्टिकल 30 को यदि ले लिया जाए देवेंद्र जी, जी, तो इनमें से कोई भी यदि भारत की नागरिकता ले तो वो यहाँ अल्पसंख्यक के सारी उपभोग करेगा। जी। बरतानी के दौरान अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक को परिभाषित करने का षड्यंत्र किया और उसी षड्यंत्र को जब संविधान बन रहा था, संविधान बहस भी हुई और उसमें यह तर्क दिया बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए 29-30 है। जी। जबकि यहाँ उल्टा हुआ है, यहाँ पर नुकसान हो गया है। अब एक मिनट मेरी बात खत्म नहीं हुई देवेंद्र जी। जी। उसके बाद अब आयोग बनाया गया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाया गया जी, और इनल प्रिविलेज दिए गए। इन्होंने लूट कर मारी और ये बोल रहे हैं ना अभी कि क्रिश्चियन की संख्या नहीं बढ़ी। जी। क्रिप्टो क्रिश्चियन इतने ज्यादा बन चुके हैं, चंगाई सब मजाक करते हैं कि हनुमान जी की पत्थर की मूर्ति डुबा देते हैं और लहराते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो बदमाशी कर रहे हैं ये केवल है जब तक 29 और 30 रिपील नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तब तक लोग इस देश में ऐसा ना हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि 29-30 का दुरुपयोग किया जा रहा है जी। और ये इसका आनंद उठाएगा राज्यों में जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उस पर ये लागू नहीं है। आर्टिकल 29-30 का दुरुपयोग कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ 15 का भी दुरुपयोग ही हो रहा है। जी, हम आना चाहेंगे डॉक्टर माफ कीजिएगा डॉक्टर अनिल मार्टिन जी के पास। जी, जैसे कि संविधान के अनुसार जो छूट मिली है, ये आरोप जी 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 जो संविधान के अनुसार छूट मिली है, डॉक्टर आनंद का यही कहना है कि उसका दुरुपयोग कर रहे हैं ये शैक्षणिक संस्थान इस तरह के, जैसे जबलपुर में हैं। जी, क्या कहेंगे आप? दोनों भी वक्तव्य जैन साहब और राणा साहब को तो आरोप लगाए हैं,
माइनॉरिटी अल्पसंख्यक होने के कारण से फायदा उठा। देखिए हम लोग 1% से बायोलॉजी का थी तब आज से 2 से 3 बहुत कम थी। समय की जनसंख्या से बायोलॉजिकल मॉडल से नहीं पढ़ रहे थे, बात समझ करके। दूसरी बात ये है कि हम अल्पसंख्यक राय की जो संस्थान चला रहे हैं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार मान्य से लोगों को बैठा करके दूसरे लोगों का गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार हम सारी संस्थाएं चला रहे हैं। हमारे ऊपर नहीं, आरोप भी तो यही है ना जी। जी डॉक्टर अनिल मार्टिन जी, आरोप भी यही है कि आप संविधान के अनुसार तो चला रहे हैं लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है, आरोप ये है। दुरुपयोग के पर्टिकुलर केस से देखो जी, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ जी, ये उसका मार्टिन जी गलत मत जाइए आप, नहीं आप गलत जा रहे हैं। आप लोग दुरुपयोग क्योंकि अल्पसंख्यक को परिभाषित किया नहीं गया और आप लोग न्यायालय में जाकर प्रश्न करते हैं। 99 मुकदमे होने के बाद वो विषय बना के रखा है, उसने विषय बना के रखा है। 99 मुकदमे लोगों ने विषय बना के रखा है उसको, और वो जर्मनी घूमने जाता है। कैसे उसको पासपोर्ट वीजा मिल जाता है? ये विषय करने योग्य बात है उसको जी। संविधान के धन्यवाद बाबा साहब अम्बेडकर। आपको प्रॉब्लम है, आप अपने पाठ्यक्रम अपने हिसाब से चलाते हैं, सबको बाइबल निःशुल्क बांटते हैं, ये सब आपको किसने दिया? मार्टिन जी, हम ये बहुत अच्छे तरीके से जान गए हैं। और ये जो लीगल टेररिज्म है, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय क्यों बनाया गया? जब आपको 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, 26, 27 में और 29, 30 में आपको सुविधा थी, तो अलग अलग से आपके लिए सेपरेट क्यों बनाया गया? आज अल्पसंख्यक आयोग की यह हालत है कि कोई बाबू भी कह देगा कि अल्पसंख्यक तो अल्पसंख्यक हो जाइए। पुराने समय में एक तो एडेड स्कूल, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो अनएडेड स्कूल है, जो शासन से किसी प्रकार का अनुदान नहीं देते, फीस के द्वारा से चलते हैं। जो प्रकार से संस्थान जो है ये अपने केरल में रेप बलात्कार हुए हैं, केरल में बलात्कार किए हैं, चर्च में हंस के साथ बलात्कार किए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? लगे हैं साफ साफ है, देखो क्या कहना चाहते हैं आप? चर्चों में ये कर रहे हैं, बच्चों को ये सिखाएंगे आप? रिपोर्ट की जाती है, वार्षिक रिपोर्ट की जाती है, सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पालन करके संस्थाओं से जाता है। अगर वो शासन के लोग उसकी इंक्वायरी जो समय पर नहीं करते हैं, सरकार का किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आता है तो पर्टिकुलर संस्था जिम्मेदार, तो समाज नहीं है, पूरा समुदाय नहीं है। ये हमको अधिकार है कि हम सेवाओं पे और अपने ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, आपका अधिकार है और आपके अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, और शायद इसीलिए अधिकार में हस्तक्षेप न होने की वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और इस तरह के भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। हमारा वीडियो ऑफिस है, ऑफिस है, ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमारे स्टूडियो में दिनेश जैन जी बैठे हुए हैं, हमारे स्टूडियो में आप दोनों को सुने हैं। दिनेश जैन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर अब सरकार को करना क्या चाहिए कि इस तरह के फिर भ्रष्टाचार पनपने ना पाए, इसका वेजा इस्तेमाल जो धन आ रहा है उसका ना होने पाए, आखिर सरकार करे क्या? देखिए देवेंद्र जी, मैं भी एक अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं। यदि संविधान की दृष्टि से देखा जाए, कानून की दृष्टि से देखा जाए जी, तो भारत के प्राचीनतम धर्मों में से एक है जैन धर्म, और मैं जैन धर्म अवलंबी होने के कारण मैं भी अपने आप को अल्पसंख्यक कह सकता हूं। बिल्कुल। लेकिन जैन बहुत कम संख्या में इस देश में रह गए हैं, आधा % से भी कम, लगभग सेंसस 2011 के अनुसार लगभग 45 लाख जैन इस देश में रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी जो
चैरिटी की संस्थाएं हैं, उसमें हम किसी से कोई किसी प्रकार का दान बाहर से नहीं लेते। हम अपने समाज की ओर से ही धन इकट्ठा करते हैं सेवा के लिए, और इस प्रकार के सभी चीजों का, इस प्रकार के सभी सावधानियों का पालन करते हुए संविधान प्रदत्त जो सुविधाएं अल्पसंख्यकों को दी हुई हैं, उनका कोई फायदा जैन धर्म के लोग नहीं उठाते हैं। और शिक्षण संस्थाएं या दूसरी जो चैरिटी की संस्थाएं हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि समाज के अंदर से ही धन इकट्ठा करके और जनसेवा की जाए, इस देश की सेवा की जाए, और इस प्रकार का इतिहास भी रहा है। तो बार बार जो अल्पसंख्यक होने का नाजायज सुविधाएं, नाजायज लाभ जो ये क्रिश्चियन समुदाय या मुस्लिम समुदाय इस देश में लेता है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। और आज चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, कांग्रेस का शासन नहीं है, इसलिए ये सब पॉसिबल भी हो पाया कि एक इस प्रकार से एक बिशप के यहाँ छापा पड़ा और ये इस प्रकार से सारी विवेचना हो पाई उनके कर्मों की। जब जैसा कि राणा जी ने बताया, लगभग 99 केसेस उस बिशप के अगेंस्ट में हैं, दर्ज हैं, और इसके बावजूद वो सज्जन जो हैं वो जर्मनी की यात्रा कर रहे हैं। देखिए कितना बेखौफ और निडर होकर वो इस देश में शासन कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि वो शासन कर रहे हैं, क्योंकि जितने ये मिशनरी स्कूल हैं उसमें बहुत गलत तरीके से हिंदू बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है, तरह तरह से। अभी तक मैंने देखा बहुत सारे रूरल एरियाज में वो चर्च को मंदिर का नाम देते हैं, सिस्टर मैरी का मंदिर, और अंदर हनुमान जी की मूर्ति का वो उपहास करते हैं। इसी प्रकार से बहुत से ईसाई समाज के लोग अपने नाम भी हिंदू धर्म के नाम पर रखे हुए हैं, वो नाम भी बदल नहीं पाते। जैसे कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री का नाम है शोभा ओझा, वो इसलिए मुगालते में रखना चाहते हैं लोगों को कि जब वो हिंदू धर्म की आलोचना करेंगे तो लोग समझेंगे ये तो स्वयं हिंदू होकर हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हैं, तो उनकी बात का ज्यादा प्रभाव पड़ सके, ज्यादा प्रभाव अशिक्षित और पिछड़े हुए लोगों पे हो सके। इसलिए वो इस प्रकार से आजकल उन्होंने अपने नाम भी क्रिश्चियन रखना बंद कर दिया है। नाम भी कास्ट के समेत अपने उपनाम के साथ वो ऐसा हिंदू नाम रख लेते हैं जिससे हिंदू धर्मावलंबियों को भ्रमित कर सके, उनको मुगालते में रख सके, किसी न किसी प्रकार से बहलाकर, फुसलाकर, धोखे में रखकर उनके धर्म परिवर्तन की एक साजिश इस देश में विभिन्न जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं, कई राज्यों में तो वो बहुसंख्यक हो चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में ईसाई जो है वो बहुसंख्या में पहुंच चुके हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। डॉक्टर अनिल मार्टिन, अरे मार्टिन जी सुन तो लीजिए। डॉक्टर अनिल मार्टिन जी, एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हमारे पास समय की कमी है, एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, बस एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए जी। अनुच्छेद 15(5) के अनुसार जो छूट मिली हुई है मदरसों को या फिर मिशनरी के स्कूलों को, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए ना, बस हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, वो पूरी डिबेट का सार है सर, पूरी डिबेट का सार है, मात्र एक सवाल का। सुनिए तो सर, सुनिए तो सर, बस सुन लीजिए। अरे देवेंद्र जी तो कोई जवाब दे पाएंगे, इसलिए वो आर्गुमेंट। ठीक है, बस हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, बस एक सवाल आपसे करेंगे, बस एक सवाल। मार्टिन जी बस एक सवाल का जवाब दीजिए ना। अनुच्छेद 15(5) के तहत जो छूट मिली हुई है कि गरीब बच्चों को आप एडमिशन नहीं भी दे सकते हैं, क्या अगर जो सेवा भाव से शिक्षा की प्रगति के लिए, शिक्षा की प्रगति के लिए अगर गरीब बच्चों को चाहे मदरसे में या मिशनरी के स्कूलों में अगर दाखिला देना शुरू कर दिया जाए तो दिक्कत कहां है? और इस छूट का क्या जरूरत? आप लोग तो खुद ये कहते कि हमें छूट नहीं चाहिए। संस्थानों के नाम गिना सकता हूँ, जो क्रिश्चियन संस्थान जो RCI नाम को जी, संस्थान जो भोपाल में है, ग्वालियर में है, जो दूसरे स्थान पर हम लोग दे रहे हैं एडमिशन में, कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। हमारे पास समय की कमी है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। हमारे पास समय की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में धर्म का प्रचार या धर्म का धंधा, शिक्षा का व्यापार, यही है भ्रष्टाचारियों का आधार, और इस पर अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है। सरकार इस पर सख्त हो। अगर संविधान में संशोधन करने की जरूरत है तो इस समय वो भी किया जाए।
और धर्म के धंधेबाजों पर नकेल कसी जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।